ठीक है। यहाँ पर हम लोग जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का अध्याय 1, ठीक, जो पोषण है हम लोग इसका 1 शॉट कर चुके हैं। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, दांत की सबसे ऊपरी परत। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए डेंटाइन, ऑप्शन नंबर बी इनामेल, ऑप्शन नंबर सी क्राउन, ठीक। ऑप्शन नंबर डी ये ऊपर नीचे हो गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इनामेल, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इनामेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। इसकी लंबाई कितनी होती है? जैसा कि हम जानते हैं 6 से 7 मीटर। इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, ठीक है। अच्छा, एक बात और हम लोग समझते चलें, अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3। कार्डियक, फुंडिक और एक होता है पाइलोरिक। ग्रास नली एक ऐसा नली होता है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता, और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, ठीक है। 1.5 मीटर होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? ठीक है, न्यूक्लियस आप ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस को कहा जाता है केंद्रक। न्यूक्लियस को कहा जाता है केंद्रक, ठीक। तो यह शब्द किनके द्वारा दी गई? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ब्राउन, बी है रॉबर्ट हुक, सी है पलार्ड और आपका डी है विचार्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा रॉबर्ट क्या चीज? ब्राउन, ठीक। कब देखा गया था या कब दिया गया था? तो लगभग 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी कब? 1665 ईस्वी में। तो सबका अलग अलग विवरण है, लेकिन इस का आंसर जो होगा रॉबर्ट ब्राउन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? हम डिस्कस किए थे कि ग्लूकोज और स्टार्च दोनों टर्म रहे तो वहां पर क्लिक किया जाएगा स्टार्च। तो यहां पर आंसर जो होगा क्या चीज होगा? सही जवाब स्टार्च, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्टार्च, ठीक। आनुवांशिकी नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, ठीक। इसमें एक्चुअली ग्लूकोज है ही नहीं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टार्च की बात करेंगे, ठीक है, स्टार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक, पहला ऑप्शन है आनुवंशिकी, ठीक। दूसरा है कोशिका विज्ञान, तीसरा है साइटोजेनेटिक्स और चौथा है आपका ऑप्शन नंबर डी में ऊतक विज्ञान। तो देखिए, पौधों एवं पशुओं की अगर कोशिका के बारे में आ गया, कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। साइटोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं कोशिका विज्ञान, ठीक है। तो अतः इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है?
कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय ना गवाते हुए फटाफट आगे बढ़ते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस स्रावित होता है आपका यकृत से। कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। मुख गुहा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन, इसमें प्रोटीन का और इसमें संपूर्ण भोज्य पदार्थों का पाचन होता है, इसमें वसा का भी पाचन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? कल ही डिस्कस किए थे, ट्रिप्सिन हो या पेप्सिन हो, ट्रिप्सिन हो या पेप्सिन हो, वह पाचन करेगा किसका? प्रोटीन का। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ना, इसका राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ठीक है, देखिए आप यहां से जरूर समझिएगा, जो टाइलिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो लाइपेज होता है वसा का पाचन करता है। ठीक, तो जो प्रोटीन की बात है, वो प्रोटीन किसका पाचन, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो ट्रिप्सिन करता है, या कौन करता है? पेप्सिन करता है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन की बात है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो यहाँ पर आंसर सही बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोहाइड्रेट। अभी तुरंत डिस्कस किए हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन या ट्रिप्सिन। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ना, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो इसका जो आंसर बनेगा, ठीक, इसका आंसर बनेगा हरे पौधे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे। यह सवाल आपका पूछा गया था, यह भी पूछा गया था 2021 में। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, क्या चीज होता है? पर्णहरित को क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का तीनों जरूरी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या चीज? इनमें सभी। देखिए यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 2015, 2016, 2019 और 2021 में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले क्लोरोफिल, जिसको कहते हैं पर्णहरित। तो यहाँ पर क्लोरोफिल सही जवाब होगा। ठीक, इसका आंसर जो होगा ना, और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑप्शन नंबर ए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णहरित। ठीक है, पर्णहरित। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12, हाइड्रा में, हालांकि यह क्लास के में डिस्कशन नहीं किया गया था, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाने वाला एक्चुअली स्पर्शक होता है। ठीक, आप इसे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रा में जो पाया जाता है स्पर्शक, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। ठीक, हाइड्रा में पाया जाता है स्पर्शक। मुख नहीं, तंत्रिका नहीं, मस्तिष्क नहीं, आंसर क्या बनेगा? स्पर्शक। तो ये लोग यहाँ पर जो स्पर्शक की बात है, ये जनन वाला चैप्टर में क्लियर हो जाएगा कि कहाँ वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर हो गया ग्लूकोज, 13 नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो C6H12, ये पहले से ही आप सभी को याद होगा। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, C6H12O6। एक चीज और यहाँ पर समझते चलिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो OH जो लगा हुआ है, ये सब का सब कंडीशंस जो OH लगता है ना, लास्ट में OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्कोहल वर्ग से रिलेटेड है। ठीक,
CHO है तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट है। और ये आपका C6H6 जो सेम होता है एरोमेटिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं बेंजीन, तो ये आपका C6H6 बेंजीन का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सवाल नंबर 14। ठीक, अमीबा में अधिकांश पोषण किसके द्वारा होता है? ठीक, तो आपका सही जवाब अंतःग्रहण होगा। ऑप्शन नंबर क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी। एक बात जरूर समझिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अमीबा जो होता है प्रोटोजोआ वर्ग का होता है। ठीक, यह एक कोशिकीय प्राणी होता है, एक कोशिकीय प्राणी होता है। इसमें कूटपाद के सहारे गति भी होता है, इसके अलावे कूटपाद के सहारे अंतःग्रहण होता है, इसमें विसरण की क्रिया भी होती है। इसके अलावे इसी से संबंधित एक पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, लेकिन उसमें जो प्रोसेस होता है थोड़ा इसी से डिफरेंट होता है। तो खैर यहाँ पर अमीबा की बात है, तो अमीबा में अधिकांश पोषण किसके द्वारा होता है? अंतःग्रहण के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में होती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए में है कवकों में, जंतुओं में, ऑप्शन नंबर सी में है हरे पौधों में, और ऑप्शन नंबर डी है परजीवियों में। तो इसमें आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, हरे पौधों में, जंतुओं में नहीं, कवकों में नहीं, परजीवियों में नहीं। ठीक, इसका सही जवाब होगा हरे पौधों में। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हर पौधों में क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16। देखिए फिर पुनः उसी के आधारित क्वेश्चन। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो इसका सही जवाब अमीबा में ध्यान दीजिएगा, तो एक्चुअली विशेष रूप से अमीबा में मुंह नहीं होता, जीभ नहीं होता, स्पर्शक नहीं होता, लेकिन कूटपाद होता है। तो इसमें आपका सही जवाब जो होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा, कूटपाद के द्वारा। इसे हम पदाभ भी कहते हैं, इसे हम पदाभ भी कहते हैं। ठीक, और यह सवाल 2019 और 2020 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, यह भी सवाल इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? देखिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये आपका प्रोटीन पर, लेकिन जो लाइपेज की बात आती है वो वसा पर कार्य करता है। हालांकि यहाँ पर पेप्सिन, ट्रिप्सिन नहीं कार्य करेगा। यहाँ पर आंसर क्या चीज़ होगा? आंसर क्या चीज़ होगा आपका? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी क्या चीज़? लाइपेज होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। ठीक, देखिए आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? घेघा रोग। एक चीज और समझिए यहाँ से, जब किसी व्यक्ति के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो गला में पाया जाने वाला जो थायराइड ग्रंथि है उसमें गड़बड़ी हो जाने की वजह से घेघा रोग हो जाता है। ठीक, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। और एक बात यहाँ पर देखा जाए तो जो मधुमेह रोग होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। स्कर्वी, विटामिन सी, और ये जो एड्स रोग होता है ना, ये विटामिन सी की कमी से, यह इंसुलिन की कमी से होता है, और यह आयोडीन की कमी से। और ये जो एड्स रोग होता है ना, HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इस वायरस की वजह से एड्स रोग फैलता है। तो खैर
यहाँ पर जो सही जवाब होगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग। आप याद रखिएगा घेघा रोग को ग्वाइटर रोग के नाम से भी जाना जाता है, ग्वाइटर रोग, ठीक है। घेघा रोग को ग्वाइटर भी कहा जाता है, ठीक। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऐसे तो हम लोग पोषण के बारे में 2 प्रकार के पोषण पढ़े थे, स्वपोषण, परपोषण। परपोषण में 3 प्रकार के, एक होता है आपका परजीवी, प्राणीसम, और एक होता है आपका मृतजीवी। तो जो कवक की बात है, कवक में पोषण की जो विधि पाई जाती है, ठीक, तो वो आपका सड़े गले चीज़ों से ये अपना पोषण प्राप्त करता है। तो सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, मृतजीवी। समभोजी आपका प्राणी सम होता है। स्वपोषी का मतलब जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। इसमें आपके हरे पौधे आते हैं, इसमें मनुष्य, गाय, भैंस, अमीबा, प्रोटोजोआ वगैरह आता है, प्रोटोजोआ से संबंधित जो भी हो। और इसमें आपका कवक जैसे आपका गोबर छत्ता इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20, ठीक। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है कैसा, अम्लीय नहीं होता, लवण युक्त नहीं होता। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या चीज, क्षारीय। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु, हालांकि ये इसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उभयलिंगी जंतु का मतलब कि एक जीव और उसमें दोनों लिंग, तो इसमें आ जाता है क्या चीज, केचुआ। सही जवाब इसका क्या चीज होगा, केचुआ। ऑप्शन नंबर ए। मछली नहीं, शेर नहीं, बकरी नहीं, ये सब एक लिंगी हैं, ठीक। लेकिन जो केचुआ है ना, एक शरीर है और उसमें दोनों लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसको बोलते हैं क्या चीज, उभयलिंगी अर्थात द्विलिंगी। उभयलिंगी मतलब द्विलिंगी, ठीक। उभयलिंगी का मतलब द्विलिंगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 22। यह भी महत्वपूर्ण है, यह 2019 में पूछा गया सवाल है। सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो सभी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है। तो इसीलिए हम सभी हरे पौधों को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ठीक। मृतपोषी नहीं, परजीवी नहीं, ठीक। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है, स्वपोषी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सभी हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। याद रखिएगा इस पॉइंट को, सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक। अर्थात जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है वह स्वपोषी होते हैं, और स्वपोषी ही कहलाते हैं क्या चीज, उत्पादक, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 23। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, किसके लिए। क्लास में तो डिस्कशन नहीं हुआ, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिला चैप्टर 1 में, लेकिन फिर भी इसी से संबंधित क्लोरोफिल टेस्ट वाला में सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो मंड परीक्षण यानी मंड टेस्ट या स्टॉच टेस्ट में आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, किसके लिए, तो याद रखिएगा मंड को घोलने के लिए भी, क्लोरोफिल को भी घोलने के लिए, पत्तियों को मुलायम करने के लिए, अर्थात इसमें आपका यह ऑप्शन तीनों के लिए होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। यह सवाल आपका 2018 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है या देखा जाता है कितने, तो 10x पर।
इसका सही जवाब आप इसे याद रखिएगा 10x, 10 गुना यानी 5x पर नहीं 10x पर इसको देखा जाता है, 25x पर भी नहीं और 45x पर भी नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यानी 10x पर। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना x पर? 10x पर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? हम कल डिस्कस किए थे 32। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। और एक चीज, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4, कृंतक, रदनक, च्वर्णक, अग्रच्वर्णक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, कूटपाद किस में पाया जाता है? अभी तुरंत हम लोग डिस्कस की अमीबा में, विशेष कुछ नहीं करना है, अमीबा पर क्लिक कर देना है। तो इसमें आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अगला 27 नंबर, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ठीक, कैसा होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए। कैसा होता है? हरा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। ग्वाइटर अभी अभी हम डिस्कस किए हैं, ग्वाइटर को घेंघा कहा जाता है, घेंघा रोग। तो ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और समझते हुए चलेंगे, चीनी की कमी से होने वाला रोग जो होता है ना, चीनी की कमी से होने वाला रोग या चीनी के बढ़ने से, इसमें शुगर रोग का अंश आता है, हालांकि बढ़ने से ज़्यादा होता है। रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। मोटापा होने के पीछे हार्मोन से भी रिलेटेड कोई घटनाएं या कोई हार्मोन भी इसके पीछे हो सकता है। लंबा हो जाना, छोटा हो जाना, ठीक, बौनापन होना, ये सब हार्मोन से रिलेटेड घटनाएं हैं, मतलब हार्मोन की कमी से या बढ़ोतरी से होता है। खैर यहाँ पर ग्वाइटर अथवा घेंघा किसकी वजह से या किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण। रिडॉक्स नहीं यहाँ पर होगा, विस्थापन भी नहीं होगा, संयोजन भी नहीं होगा, अपचयन भी नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे क्या चीज? उपचयन। ये उपचयन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यदि ऑप्शन में ध्यान देंगे, यदि ऑप्शन में आपको अपघटन दिया रहे तो वहाँ पर अपघटन भी अभिक्रिया होगा, क्योंकि उसमें ग्लूकोज का विखंडन होना होता है, भोजन पचता है, बड़े बड़े कण टूटते हैं, बड़े बड़े कण सरल अणुओं में टूटते हैं। तो खैर अगला हम आगे बात करते हैं, सवाल नंबर आपका 30। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ से निकलता है? जल से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या चीज? जल, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मैग्नीशियम। यह भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी है लाल रक्त कण में, ऑप्शन नंबर सी है वर्णी लवक में, ऑप्शन नंबर डी है श्वेत रक्त कण में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ठीक, क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णहरित। ठीक, पर्णहरित। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलेंगे, मैग्नीशियम का संकेत Mg, परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, संयोजकता भी आपका क्या होगा यहाँ पर? 2। और यह आपका मैग्नीशियम जो तत्व है वो कैसा नेचर का होता है, यानी किस टाइप का होता है? तो वो आपका धातु होता है। खैर, लाल रक्त कण को कहते हैं आरबीसी,
ठीक। वर्णिलवक जिसकी वजह से कलर डिफरेंट होता है, और श्वेत रक्त कण को बोलते हैं क्या चीज, WBC। तो खैर यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, क्लोरोफिल में। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 32। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, कि अपघटन क्रिया से, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिंथेसिस इसको बोलते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ठीक। हाँ चलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय। तो इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अर्थात क्या चीज यहाँ पर, क्या चीज है ऑप्शन नंबर बी में, वृद्धि। ठीक। हाँ चलिए ठीक है, इसको हम साइड में कर लेते हैं। पेन पे जाना। हाँ ठीक है। चलिए देखिए, पेन पे जाइए, काटना नहीं है, पेन पे। हाँ ठीक है। देखिए अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण होता है किसमें होता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है पौधों में, ऑप्शन नंबर बी है कवकों में, ऑप्शन नंबर सी है कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, और ऑप्शन नंबर सी है ए और सी में। क्लास में डिस्कशन किया गया था कि स्वपोषी कुछ शैवालों में भी होता है और हरे पेड़ पौधों में। तो यहाँ पर शैवाल का चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी ये दो ग्रुप जो दिखाई दे रहा है, प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स, तो इन दोनों में होता है। कहने का मतलब कि हरे पौधों में भी और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी होगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों आपका सम्मिलित है, ए और सी दोनों में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ठीक है, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में भी और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 35। देखिए, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है किसका? बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, अमाशय का। जैसा कि हम लोग क्लास में डिस्कशन किए थे कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और एक क्या चीज, इलियम। तो यहाँ पर जो डेडुनम है उसका हिंदी वर्ड ही आपका क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। ठीक, ग्रसनी नहीं, ग्रहणी, सॉरी यहाँ पर ग्रहणी। तो ये जो ग्रहणी भाग है, ठीक, यह छोटी आंत का भाग है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, यह सवाल 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है? यह भी सवाल आपके 2022 में पूछा गया है। ठीक है, दिन में कि रात में, कि दिन और रात दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ठीक है, कब होता है? दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। एक चीज यहां से और भी समझते हुए चलेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में तो होती है, लेकिन किस घटना के अंतर्गत में? तो आप याद रखेंगे प्रकाशिक। ठीक है, प्रकाशिक जो चरण होता है ना, प्रकाशिक घटना,
जो कि किस भाग में होता है, ग्रेना भाग में। किस भाग में होता है, क्लोरोफिल के किस यानी ग्रेना भाग में, ठीक। और अप्रकाशिक की घटना जो होती है ना, अप्रकाशिक घटना, उस अप्रकाशिक घटना कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। और दिन की बात है, अप्रकाशिक घटना की बात है, तो वो आपका होता है कहाँ पर, ग्रेना भाग में। आप इसे जरूर ध्यान देंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, दिन में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 36 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मृत जीवी का उदाहरण है, मृत जीवी का उदाहरण है, जैसा कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पर, मृत जीवी का उदाहरण है। तो मृत जीवी का उदाहरण कौन है, अमीबा नहीं होता, ठीक, अमीबा नहीं होता, ओड़ोल नहीं होता, अमरबेल भी नहीं होता, ठीक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोबर छत्ता। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, गोबर छत्ता। किसका उदाहरण है, मृत जीवी का, ठीक। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 38। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है। तो आप याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, इसे ऊर्जा घर भी कहा जाता है, ठीक। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एक प्रकार का लवक का टाइप्स होता है, इसमें वो क्रिया नहीं होता, इनमें तो यहाँ पर अलग बात है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसको बोलते हैं हरित लवक, इसको बोलते हैं हरित लवक, ठीक। चलिए तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 39। ध्यान देंगे, यह भी डिस्कशन हुआ था परिशेषिका, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। परिशेषिका, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अपेंडिक्स, परिशेषिका किसका हिस्सा है, तंत्रिका तंत्र का नहीं होता, सम्मोहन तंत्र का नहीं होता, जनन तंत्र का नहीं होता, किसका होता है, आहार नाल का, ठीक है, आहार नाल का होता है, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर, 32 या 33 फीट के आसपास। तो परिशेषिका ऐसे एक्चुअली देखिएगा तो परिशेषिका बड़ी आंत का हिस्सा होता है। तो बड़ी आंत आता है किस में, बड़ी आंत आता है आहार नाल में। तो याद रखिएगा, बड़ी आंत का वह हिस्सा है परिशेषिका। ऑप्शन में बड़ी आंत जब है ये नहीं है, तो जाहिर सी बात है किसका होगा, आहार नाल का। यह सवाल ऑप्शन नंबर, यह सवाल 2022 में पूछा गया है, ठीक है, 22 में पूछा गया था। अगला है, पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, यकृत के द्वारा, ठीक। याद रखिएगा यहाँ से, पीत रस का स्राव या पीत का निर्माण होता है लीवर में, निर्माण होता है लीवर में, जमा होता है पित्ताशय में। निर्माण होता है लीवर में, ठीक, और जमा होता है पित्ताशय में, पित्ताशय में, पित्ताशय में। दूसरी बात ये, पीत क्या है, तो पीत एक प्रकार का हरा क्षारीय गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक। तो बनता है लीवर में, जिसको यकृत बोलते हैं, और जमा हो जाता है कहाँ पर, पित्ताशय में। समयानुसार रिलीज होता है। छोटी आंत में, छोटी आंत के द्वारा कोई भी आंत हो खासतौर से, तो आंत्र रस निकलता है, इसके द्वारा पित्तरस, इसके द्वारा अग्न्याशयिक रस। अग्रहणी तो आपका छोटी आंत से संबंधित है, इसका अलग अलग कंडीशंस होता है। तो यहाँ पर जो सही बात है, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 41, गोबर छाता, रिपीट कर रहा है बार बार। देखिए अब यहाँ से सवाल 2023 में पूछे गए हैं। एक चीज़ यहाँ पर जरूर समझना सबको ज़रूरी है कि जब से सिलेबस चेंज हुआ था,
वो प्रायः 2011 में चेंज हुआ था। 2011 से हम लोग 2024 तक की बात करेंगे, ठीक। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहा है 2011 से 2024। तो अभी तक हम लोग जितना सवाल देखे 2011 से लेकर के 2022 तक, लेकिन जो अभी का सवाल है 2023 का, गोबर छाता घुमा फिरा करके पूछा गया सवाल क्या है? एक परजीवी है, एक मृतजीवी है, एक स्वपोषी है, एक शैवाल है, क्या है? तो याद रखिएगा गोबर छाता अपने पोषण सड़े गले चीज़ों से करता है, तो इसलिए इसका सही जवाब एक मृतजीवी है। यानी गोबर छाता क्या है? ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, मृतजीवी। यह पूछा गया सवाल 2023 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, 42। यह भी 2023 में पूछा गया सवाल, ठीक। क्या है? घुमा करके पूछा गया है, चीज़ वही है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, ठीक है। समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। मृतजीवी। अगला है आपका सवाल, दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? यह डिस्कशन हो चुका है। दूध से दही बनने में यह सवाल 2023 में पूछा गया है, ठीक। 2023 में पूछा गया सवाल, अपघटन नहीं होगा, ठीक, उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, होगा तो क्या होगा? किण्वन। यह भी हम डिस्कस कर चुके थे कि किण्वन की क्रिया की खोज किसने किया था? लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने। लुई पास्चर, किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, किण्वन का प्रोसेस किस श्वसन के अंतर्गत में होता है? अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन जिसको अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं, वैसे श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, ठीक। और इसके अंतर्गत में आपका एथेनॉल, CO2, ठीक, और कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। खैर, दूध से दही के बनने की जो परिवर्तन की बात आएगी, ध्यान दीजिए, तो रासायनिक परिवर्तन, अभिक्रिया पूछेगा तो किण्वन होगा। और एक चीज कि दूध से दही में बदलने वाले अगर जीवाणु का नाम पूछे तो लैक्टोबैसिलस होगा, ठीक। दूध से दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के चलते दूध से दही में वो परिवर्तन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक, पुनः दोबारा घुमा करके पूछा गया सवाल 2023 में, यह भी पूछा गया, ठीक। देखिए जी, ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी कोई, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा? हरा। दोबारा घुमा फिरा करके पूछा गया सवाल, ऑप्शन नंबर डी, यह पूछा गया सवाल 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? ये पीछे क्वेश्चन वाला रिपीट हो रहा है, ठीक। सबसे कठोरतम भाग क्या कहलाता है? इनामेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका 2023 में पूछा गया सवाल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर, ध्यान दीजिए। क्लास में अभी डिस्कशन किया गया था कि रंध्रों का खुलना एवं बंद होना, यहां पर ध्यान दीजिए, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किसकी वजह से या उसके ऊपर कौन सा सेल कंट्रोल करती है? तो गार्ड सेल, जिसको बोलते हैं द्वार कोशिका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सामने है, क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका से, वात रंध्रों से। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा गार्ड सेल से, यानी द्वार कोशिका से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47, निम्न में से किस रंग की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? तो आप याद रखिएगा, रेड कलर का ज़्यादा प्रभावी होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, लाल रंग का सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, डी। आप इसे जरूर पढ़े होंगे कि जो लाल रंग होता है ना, इसका सब तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए रेलवे सिग्नल में या खतरे की निशानी में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। एक मिनट, हाँ चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे प्रभावी ज़्यादा रंग कौन होता है? रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, अस्टार्च की उपस्थिति में जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन का। आप याद रखिएगा, इसे किसका यूज होता है? आयोडीन का। अस्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए हम प्रायः किसका इस्तेमाल करते हैं? आयोडीन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? आयोडीन का। चलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 49, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किन कारकों पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा, प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों पर। प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश के मात्रा पर भी उसकी दर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, रंध्र को स्टोमाटा कहा जाता है। रंध्र को स्टोमाटा कहा जाता है। इसी के द्वारा O2 और CO2 का विनिमय होता है और इस पर कंट्रोल करने वाली सेल्स द्वार कोशिकाएं होती है। तो यह पाया कहाँ जाता है? तो पत्तियों में। ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में पाया जाता है, अर्थात पत्तियों पर हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसका जो सही जवाब होगा, कहाँ पाया जाता है? जड़ों पर नहीं, पत्तियों पर पाया जाता है। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाली संरचना को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले संरचना को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस बोलते हैं। पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले संरचना एपिडर्मिस। पत्तियों में जो पाए जाने वाले छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, जो रंध्र होते हैं, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, वो प्रायः पत्तियों पर पाया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? ये पीछे भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जान चुके हैं। आहार नाल अर्थात बड़ी आंत का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में बड़ी आंत नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। ऑप्शन नंबर क्या चीज? ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और शायद इस टॉपिक में आपका क्वेश्चन बैंक आज के सेशन में 52 ठो ही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है? नहीं। ग्राना में होता है? तो हाँ। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहे तो ग्राना में, अप्रकाशिक कहे तो स्ट्रोमा में। ठीक, कोशिका द्रव्य में आपका होता है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो भी किस भाग में? ग्रेना भाग में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका कंप्लीट होता है।
2021 से 2011 से लेकर 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पर 2023 तक है। 2024 में भी सवाल जो पूछे गए होंगे, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, जो भी होगा तो इसके अंतर्गत में 2011 से लेकर के 2024 तक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन बैंक का पूरा और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। इसके बाद इसमें आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है।